Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, today I have brought to you third poem of 12th class, Keeping Quiet. And Keeping Quiet poem was composed by Pablo Neruda. Let's discuss about the Pablo Neruda first. पेबलो नेरूदा एक चिली के पोएट थे और इनका जो ओरिजिनल नेम है आप देख पा रहे हैं रिकार्डो एलिसर नेफ्टाली रेस बुसेल्टो था। ये हैं पेबलो नेरूदा और इनके बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा। पेबलो नेरूदा का ये इनका पेन नेम है और बाद में इनका लीगल नेम भी हो गया। ये एक फेमस चिलियन पोएट थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1971। इन्होंने ग्रीन इंक से लिखा और इनका पर्सनल सिंबल था ये डिज़ायर के लिए और इनकी होप के लिए। उनकी राइटिंग्स वैसे तो बहुत सिंपल थी लेकिन उनमें क्या रहता था, उनमें सुंदरता बहुत रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। एंड दिस पोएम जो आप पढ़ने वाले हैं, एसेंस ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। जी यस, कीपिंग क्वाइट जो है, जो आपका थीम है, उसमें इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन जो थीम है वही है। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड को आप ऐसे समझिए, जब हम अपने अंदर झांक कर अपनी मतलब अंदर की चीज़ों को अपने अंदर देखकर गहन विचार करते हैं, सोचते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है जब हम पुरानी बातों को, जो हमारी बीत गई, जो पास्ट टाइम है, उसके बारे में गहन विचार करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन। ये तो था पब्लो नेरूदा के बारे में। अब लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड बिफोर द स्टार्टिंग द पोएम आई वांट टू रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि आप अपनी कॉपी और पेन या पेंसिल ज़रूर लेके बैठिए सो दैट आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इन दिस पोएम आप उसको नोट डाउन कर सकें और आपको आगे जब भी आप रिवाइज करें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप पढ़ रहे हैं उसको लाइक करना ना भूलिए। एंड डियर फ्रेंड्स, आपके कमेंट ही मुझे ये बताते हैं कि आपको मेरी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ कमेंट में भी अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम पहले इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक मतलब 1 से लेके 12 तक गिनेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू कि पोएट ने कहीं भी कभी भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो 12 हैं क्या। दीज आर द 12 आवर्स और 12 जोडिक साइंस और 12 मंथ्स, ये कुछ भी नहीं बताया है। बस उन्होंने ये बताया है कि 12 तक गिनेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसा लगता है कि वो अपने रीडर्स के ऊपर, अपने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि अपनी अकॉर्डिंगली वो उसको 12 तक डिसाइड करें कि वो क्या है। एंड नाउ वी विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम बिल्कुल स्थिर रहेंगे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल एक इस अर्थ पे ऐसी चीज़ होगी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज यू नो कि हमारी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अगर चाइना है तो वो चाइनीज़ बोलते हैं, अमेरिका में चले जाओ तो वो अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, ब्रिटिशर्स ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे, इंडियंस हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस बोलेंगे। तो इसी तरीके से जिससे वो डिफ्रेंसिएशन ना रहे, जिससे वो डिफरेंट ना लगे, सबकी एक ही लैंग्वेज हो, क्या हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, इसलिए सब कुछ हम रोक देते हैं, एक ही लैंग्वेज हो। और वो क्या है जो उन्होंने बताया अपनी पोएम के नाम में। पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, मतलब कि साइलेंस होना चाहिए, एकदम शांत। क्योंकि चुप्पी की सब चुप होंगे तो एक ही लैंग्वेज में होंगे। चुप्पी की कोई ना कोई चाइना होगी, ना कोई इंडियन होगी, ना कोई ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज होगी, ना अमेरिकन होगी, ना एनी अदर कंट्री, कोई भी कंट्री की नहीं होगी। क्या होगा? एक ही तरीके से सब चुप होंगे।
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम किसी भी काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम है, उस काम के लिए अपनी आर्म्स को नहीं उठाएंगे। चाहे वो किसी को हार्म करना है, चाहे हमें अपना काम करना है, कुछ भी हम काम अब इन हाथों से नहीं करेंगे, कि केवल एक काम करेंगे कि हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे। ये था इसका स्टैंजा फर्स्ट, और हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसकी पोएटिक डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हुई हैं, सबसे पहले आप ये याद रखिए, इस पोएम को जो आपके पबेला नेरूदा हैं उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है। फ्री वर्स मतलब इसमें उन्होंने कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं करी है। FREE फ्री VERSE वर्स। और दूसरा क्या, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। एसोनेंस कब होती है, जब हमारे वोवल की रिपीटेशन होती है बार बार इन द सेंटेंस। तो देखिए ओ ओ ओ, तो इसका मतलब क्या है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। ई की भी कई बार रिपीटेशन हुई है और ओ की भी, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस। ASSONANCE, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और क्या है इसमें, देखिए लेट से ये सेंटेंस भी शुरू हो रहा है और लेट से ये सेंटेंस भी शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। एनाफोरा होता है जब हमारा सेम वर्ड से दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, आप ये देखिए वी विल, है ना। एलिट्रेशन तब होता है जब फर्स्ट लेटर ऑफ टू और मोर वर्ड्स सेम होते हैं। तो देखिए वी का और विल का दोनों में स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड क्या है, W, तो फिर यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। ALLITERATION, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ये एकदम एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब बिल्कुल इनक्रेडिबल मोमेंट, बिल्कुल अद्वितीय, है ना। ये कैसा होगा, विदाउट रस की कोई भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स कोई इंजन नहीं चलेगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब कैसे रहेंगे, साथ में रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक तरीके की अचानक से विचित्रता आएगी, क्योंकि अभी क्या होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब लोग अपने काम में लगे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम सब रुक जाएंगे तो एक स्ट्रेंजनेस आएगी, बिल्कुल अलग क्षण हो जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, वो ठंडे जो समुद्र हैं उसमें जो वेल्स हैं उनको हार्म नहीं पहुँचाएंगी, चाहे वो वेल्स हो, चाहे और दूसरे जीव जंतु, और भी बहुत सारी फिशेज होती हैं, वो उनको ना तो जाल में पकड़ेंगे, ना उनको हार्म कर पाएंगे जब सब चुप हो जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग सी से क्या इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो बिल्कुल शांत होके क्या देखेंगे, जो उनके हर्ट हैंड्स, जो उनके खराब हो चुके, मतलब जो घायल उनके हाथ हैं उनको देखेंगे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक मिनट के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए, ना कोई भाग दौड़ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कुछ भी कर रहा है, चाहे वो जो आपके जीव हैं जो पानी में रहते हैं उनको हार्म कर रहे हो, या लोग अपना जो उनका शरीर खराब हो रहा है, जैसे कि एक किसका जो सॉल्ट गैदर करने वाले का है हाथ खराब हो रखे हैं, वो उनके ऊपर ध्यान देंगे, वो देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग सा मूवमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ हुई है, अभी हमने बात करी थी फर्स्ट लेटर ऑफ टू और मोर वर्ड्स जब सेम आता है तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहाँ पे होती है एलिट्रेशन, है ना। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। आपने मेरी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो भी देखी होंगी। चलिए और क्या यूज़ हुआ है इसमें, आप ये देखिए हिज हर्ट हैंड्स।
हिज हैंड्स में भी उसका क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी एच 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 की रिपीटेशन हुई है इन 3 वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी और इसमें भी। और इसमें रिपीटेशन भी यूज़ हुआ है, देखिए विदाउट एंड विदाउट जो साउंड है इट्स वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, रेपिटेशन, REPTITION, ठीक है, रिपीटेशन यूज़ हुआ है। और इसमें राइम स्कीम तो मैंने आपको बताया ही कि राइम स्कीम इसमें कहीं भी यूज़ नहीं हुई है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो कोल्ड सी है, ये इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कैसे, अगर हम सोच पा रहे हैं, इमेजरी कब होती है, जब हम सोच पा रहे हैं, ठंडा से मतलब सर्दी है, बर्फ़ सा जमा हुआ है सी में, तब की बात हो रही है। तो इसमें ये भी है कि आपकी इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा में क्या है, Those who prepare green was with gas, was with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck विद डेथ। अभी वो जो पोएट हैं वो आगे कहते हैं कि उन सब लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, किन को, जो ग्रीन वॉश करते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश सब समझ रहे हो, ग्रीन वॉश जो हम हार्म करते हैं अपनी नेचर को बाय द कटिंग द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, इस तरीके के जो हम काम करते हैं अपनी नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए बात हो रही है। वॉर विद गैसेस, और जो गैसेस से जो नुकसान पहुंचाते हैं उनकी बात हो रही है। वॉर विद फायर, जो फायर से करते हैं, फॉर से वायर करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और वो विक्ट्री किसके लिए, विद नो सर्वाइवर, जब सर्वाइवर नहीं रहते, उनको यूज़ करने वाले नहीं रहते, तो उनके लिए जीत कैसी। वुड पिट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब हमें नए कपड़े पहन लेने चाहिए। क्लीन क्लोथ्स क्या है, क्लीन क्लोथ्स से मतलब है यहाँ पे पोएट का कि अब हमें अपना जो अप्रोच है टूवर्ड्स द लाइफ, जो हमारा एटीट्यूड है टूवर्ड्स द लाइफ, वी शुड चेंज नाउ, वी मस्ट चेंज इट, कि हमें अब लोगों को एक समान, लोगों को हार्म करने की बजाय, लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को साथ देना चाहिए, एक भाईचारे में बंधा रहना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जैसे हम सब ब्रदर्स हैं, ऐसे एक साथ चलना है सब लोगों को। इन द शेड डूइंग नथिंग, और इस छाया में कैसी, कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब अब थोड़ी देर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और जो मैं चाहता हूँ ना, आप उससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, कि विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप ये मत सोचना कि मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल इनएक्टिविटी हो जाए, बिल्कुल आइडल हो जाए, कि कोई काम ही ना करें, बिल्कुल इस तरह हो जाए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो वही है जो इसके बारे में है, मतलब लाइवलीनेस। लाइफ क्या है, लाइवलीनेस है, एक्टिव है, जब हम काम करेंगे वही तो होते हैं। तो वो ये नहीं कहते कि हमेशा के लिए तुम स्थिर रहो, कुछ भी मत करो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, लेकिन मैं इस चीज़ को किसी भी तरीके से डेथ से रिलेट नहीं करना चाहता। दिस इज़ अ फ्रेज यूज्ड इन दिस स्टैंजा, ट्रक विद डेथ, इसका मतलब होता है कि डेथ से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस स्टैंजा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सी पोएटिक, आपको पता ही है राइम स्कीम तो है ही नहीं, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों, वॉर्स विद, है ना, वॉर्स विद WW आया है, तो हमने क्या आया, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। और अगर इसमें क्या है, सडन स्ट्रेंजर, सडन स्ट्रेंजर का मतलब क्या है कि इसमें आया है आपका क्लीन क्लॉथ और सडन स्ट्रेंजर, दोनों में ही क्या आया है, दोनों में ये आया है आपका एलिट्रेशन। यहाँ पे भी एलिट्रेशन आया है, तो इसमें कहाँ पे 3 जगह आपका एलिट्रेशन आया है। एक तो आपका वॉश विद गैसेस और क्लीन क्लॉथ्स, और एक सडन स्ट्रेंजनेस, तो इसमें आपका आया है
हाँ, तो इसमें आपका क्या कहते हैं, वॉश, अब मैं निशान लगा देती हूँ, वॉश विद में एलिट्रेशन है, और क्लीन क्लॉथ, क्योंकि यहाँ सी की रिपीटेशन है और यहाँ डब्ल्यू की, और जो मैं बता रही हूँ सडन स्ट्रेंजनेस, वो आपका सेकंड स्टेंजा में आया था, है ना। ये देखिए आप, सडन स्ट्रेंजनेस, ये आपका यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। चलिए अब और देखते हैं और क्या है इसमें, क्योंकि वॉर जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो जब वॉर्स वर्ड को बार बार रिपीट करा गया है, इट मीन्स यहाँ पे रेपिटेशन जो है, रेपिटेशन भी बार बार हुआ है ना। तो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी इस स्टेंजा में हमें देखने को मिला है। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब वो क्या कहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे, मतलब जो हमें काम है वो करना है, ये सेल्फिशनेस नहीं रहेगी अबाउट कीपिंग अप, कि हमें लाइफ को मूव ही करते रहना है, चलते जाना है, अपना काम ही करना है, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और केवल एक बार क्या करेंगे, एक बड़ी सी साइलेंस कर देंगे, एकदम चुप्पी कर देंगे, क्योंकि सब मिलके करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो शायद जो दुनिया में डिसअपॉइंटमेंट भरा हुआ है, जो सैडनेस है, जो सब लोग ग्रीफ में डूबे हुए हैं, उनकी उसको शायद तोड़ दे, वो मतलब उस सैडनेस को ख़त्म कर दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को कभी समझ नहीं रहे, बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मतलब एक दूसरे के लिए ये नहीं सोच रहे वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बस हम भाग रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं। तो अगर हम सब लोग एक ह्यूज हम साइलेंस रखेंगे, हम सोचेंगे, अपने अंदर झाँकेंगे, और जो हमने करा, हमने सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, तो ज़रूर हम इस सैडनेस को तोड़ देंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद दैट, और हम जो डरते रहते हैं ना, डेथ से डरते रहते हैं, डेथ के डर के कारण से हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी हम करना छोड़ देंगे। मतलब हमें अब थोड़ी सी देर के लिए ज़रूरत है चुप रहने की और सब चीज़ों को ठीक करने की। अब देखिए इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुई हैं फोर्थ स्टैंजा में। देखिए इसमें वी वर में फिर से आया, क्योंकि हम देख रहे हैं जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, चाहे कोई भी स्टैंजा है, सभी में आ रही है डब्ल्यू की रिपीटेशन, तो क्या हो गया, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गई। और इसमें क्या है, इंजम्पमेंट भी यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना आपका ह्यूज साइलेंस के बाद, ना तो यहाँ कोई कोमा है ना फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है, और ये दूसरा शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये इंजम्पमेंट भी आपकी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। चलिए देखते हैं लास्ट स्टैंजा। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. वो कहते हैं शायद ये अर्थ आपको सिखा सकती है, ये अर्थ आपको सिखा देगी, एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, कि जब सब कुछ ख़त्म नज़र आता है, कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ मर चुका है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद जो लेटर मतलब बाद में ये प्रूव होता है कि अभी भी सब कुछ जीवित है। आप देखते होंगे क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करता है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ के कारण सब लाइफ बिल्कुल थम जाती है, कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ जो आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो होने लगती है, सब कुछ होने लगता है। तो वो यही कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें अर्थ से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ एक बार हमें दिखाती है सब कुछ ख़त्म, लेकिन फिर से उसमें नए नए अंकुर फूटने लगते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ अर्थ से सीखने की ज़रूरत है,
नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं फिर 12 तक गिनूंगा। देखिए जो इसने स्टार्ट करी थी लाइन, वही लाइन आई है जो दो लाइनें स्टार्ट करी थी ना, यहाँ तक वही लाइन यूज़ करी है कि मैं फिर अब 12 तक काउंट करूँगा एंड यू कीप क्वाइट, और अब आप शांत हो जाइए। अब उसने बताया कि शांत होने के फ़ायदे क्या हैं, किस चीज़ से हमें रुकना है। और अब वो बोल रहा है कि आप, मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, अब आप सब शांत हो जाइए एंड आई विल गो। अब मैं जाऊँगा, अब मैं अपना अलग कहीं काम करूँगा और लोगों को प्रीच करूँगा या कुछ भी करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ और आपको ये काम करना है, शांत होना है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और रेट्रोस्पेक्ट करना है, और अपनी लाइफ को ये सीखना है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, जो क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे आके जो पाब्लो नेरुदा है पोम का एंड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। Question number 3, question number 3 and its answer. Question number 4 and its answer there. And dear students, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।